Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. A very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator. तो सबसे पहले हम लोग एक फटाफट से रिटन फॉर्म का ओवरव्यू ले लेते हैं. चैप्टर में आपने देखा बात हो रही है गेविन मैक्सवेल की एक पेट की, राइट? ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. आप लोग समझते हो ना व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? फटाफट से मुझे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है. एंड मैक्सवेल यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अपने एक नए एडवेंचर की, अपने एक नए पेट की. इससे पहले बिफोर यू रीड वाला जो सेक्शन है हमारी बुक का, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि मैक्सवेल के पेट डॉग जॉनी की हो जाती है डेथ, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब कोई पेट डॉग वो नहीं रखेंगे एंड फॉर अ चेंज अब एक ऑटर को वो एज अ पेट अपने पास रखेंगे. फॉर अ चेंज भी बोल सकते हैं, बट देन एक रीजन और है कि अब वो सेम सैडनेस या डिप्रेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं जो एक पेट की डेथ के बाद हो जाती है. इसीलिए डॉग की जगह इस बार वो एक ऑटर को पालेंगे. ठीक है. अब थ्रू आउट हमने देखा कि किस तरह से मैक्सवेल एक ऑटर को लेकर आते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा होता है मिजबिल, और कितने सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं. बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने मिलते हैं मैक्सवेल की लाइफ में. उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मिजबिल थ्रू आउट एक्सप्लोर कर रहा होता है. इनिशियली जो पूरा सीन सेट है वो है इराक का. अभी मैक्सवेल अपने ओरिजिनल जगह विच इज इन लंदन, राइट, वहां नहीं पहुंचे हैं. ठीक है, अभी नहीं पहुंचे हैं. अभी तो मिजबिल वहीं एक्सप्लोर कर रहा है सब कुछ. वो देखता है किस तरह से टैप ओपन होता है. एंड वी ऑल्सो गॉट टू नो, इवन मैक्सवेल को भी ये बात पता चलती है कि कितना प्यार होता है ऑटर को पानी से. ठीक है, वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अगर कहीं पर भी पानी स्टेगनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और इसी तरह से फर्दर मैक्सवेल मतलब सिखाते हैं मिजबिल को कैसे एक पेट की तरह अपने नाम पर भागकर चले आना है. उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और इस तरह से मैक्सवेल की लाइफ भी बिल्कुल चेयरफुल हो जाती है because of the presence of मिजबिल, as he used to play a lot with toys and a lot of other things. आप देखोगे किन किन चीजों से वो खेलते रहते थे. ऑटर की मैं बात कर रही हूँ, वो कैसे खेलता रहता था, एंड इससे थोड़ा सा मैक्सवेल की लाइफ भी चेयरफुल हो गई थी. बट देन अब मैक्सवेल की लाइफ में प्रॉब्लम ये थी कि भाई कैसे वो इराक से मिजबिल को अपने घर वापस लेकर जाए, कैमस फियारना वापस लेकर जाए. ये सबसे बड़ा चैलेंज था. तो पहला तो प्रॉब्लम ये उन्होंने फेस किया कि ब्रिटिश एयरलाइंस अलाउड नहीं करती थी पेट को, तो वो नहीं लेके जा पाए. बट देन इसके बाद क्या डिसाइड किया मैक्सवेल ने कि ठीक है, अगर ब्रिटिश एयरलाइंस नहीं ले जाएंगी तो फिर वो इनडायरेक्ट रास्ता चूज करेंगे. तो उन्होंने वही किया. पेरिस से होते हुए वो लंदन पहुंचे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे. तो क्या रूल था कि भाई जो मैक्सवेल है उसको एक बॉक्स में रखकर लाना पड़ेगा एंड ओनर के पैरों के पास वो होना चाहिए. तो यही फॉलो किया गया. लेकिन मिजबिल बीइंग द ऑटर, बीइंग अ पेट, उन्होंने क्या किया, ऑटर ने वो पूरे प्लेन में उन्होंने केओस मचा दिया. ठीक है, इनफैक्ट प्लेन तक पहुंचने से पहले ही एक छोटी सी प्रॉब्लम और खड़ी कर दी थी मैक्सवेल के लिए कि जिस बॉक्स में मैक्सवेल ने ऑटर को रखा था, 1 घंटे पहले ही कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, उसको हैबिचुअल हो जाए ताकि प्लेन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑटर ने आउट ऑफ हिज कंटिन्यूअस मूवमेंट खुद को ही चोट पहुंचा ली थी, जिसकी वजह से फ्लाइट तक पहुंचने में भी मैक्सवेल को लेट हुई. और उसके बाद उन्हें झेलना पड़ा सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स का गुस्सा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट बस ये होता है कि उनको एक बहुत ही काइंड एयर होस्टेस मिलती है जो सारे एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद मैक्सवेल को किसी तरह काम फील कराते हैं कि ओके, शी विल मैनेज फ्रॉम हियर, कोई बात नहीं, शी इज गोइंग टू हेल्प हिम. और वो ऑटर को भी अपनी लैप पर बिठा सकते हैं. और फ्लाइट में इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट्स होती हैं, आप अभी चैप्टर में पढ़ोगे. लेकिन फाइनली किसी तरह वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, सारे चैलेंजेस के बाद. और लंदन पहुंचकर भी वहां की गलियों में भी बहुत अमेजमेंट वाला फैक्टर लेकर आते हैं ऑटर. वाई? बिकॉज डॉग एज अ पेट या कैट एज अ पेट, यू नो वी कैन से कि बहुत ही कॉमन सिनेरियो है. लेकिन ऑटर एज अ पेट ये बहुत ही डिफरेंट केस था. और वहां के लोगों ने कभी ऑटर को एक सील समझा तो कभी उसको एक हिप्पो समझा. सो थोड़ा सा अम्यूजिंग वहां भी हो गया था, लंदन की गलियों में भी केओस हो गया था. बट सबसे ज्यादा आप देखोगे किस तरह से अलग अलग लोग क्या क्या बोलकर ऑटर को रेफर करते थे, ये बड़ा अम्यूजिंग था. और मैक्सवेल ने यही सब चीजें इस चैप्टर में हमारे आगे प्रेजेंट की है
कि किस तरह से, इनफैक्ट उन्होंने ये रेट भी किया है कि भाई सबसे अच्छा कमेंट उन्हें किसका लगा, राइट, एंड दैट इज हाउ द स्टोरी एंड्स। तो अब हम लोग इसे जल्दी से लाइन बाय लाइन समझेंगे। सो दिस स्टोरी इज अ लाइट हार्टेड एंड अम्यूजिंग एडवेंचर ऑफ मिजबिल द ऑटर। ठीक है, लाइट हार्टेड, बहुत ज्यादा कुछ ट्रेजेडी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत हैवी लगेगा आपको कि समझ में नहीं आ रहा है। इट्स एन ईजी चैप्टर और बहुत फनी इंसिडेंट्स आपको देखने मिलेंगे। सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस पार्ट, ओके। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू सदर्न इराक। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, देखो आई यहां पर कौन है, केविन मैक्सवेल द ऑथर। ठीक है, वो अपनी, देखो उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो वो रेफर भी आई करके ही करेंगे ना। सो वो बात कर रहे हैं कौन से ईयर की, 1956 की। याद रखना ये बात, 1956 की बात हो रही है। तो एक ऐसा टाइम है जब आज के लेवल का कम्युनिकेशन नहीं रहता था। ठीक है, अभी तो एक क्लिक किया विद इन सेकेंड्स, नॉट इवन सेकेंड्स, वो भी मैं बड़ा बहुत बोल रही हूँ, विद इन मिली सेकेंड्स भाई मैसेज पहुंच जाता है अब तक। हाँ, अगर कोई इंटरनेट इशू ना हो, राइट। लेकिन उस टाइम पर तो कम्युनिकेशन भी हैम्पर हो जाती थी, इतना इजीली आप किसी को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते थे। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आगे आप देखोगे कि इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस की थी ऑथर ने, राइट। एंड बात हो रही है न्यू ईयर की, तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई जनवरी का प्रोबेबली टाइम था। और इस टाइम पर ऑथर कहाँ थे, ही वॉज इन इराक एंड दैट टू इन सदर्न इराक। ठीक है, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड। क्रॉस्ड माई माइंड का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग पीरियड में ऑथर के दिमाग में एक बात आती है। ठीक है, सो क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब हो गया केम अक्रॉस अ थॉट। ठीक है, कि एक थॉट उनके दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है कि शायद उन्हें एक ऑटर पाल लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि कैमस फियारना जहां वो रहते थे, इट इज रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। कैमस फियारना जो है वो सराउंडेड है वाटर से, आपको हर जगह वाटर मिल जाएगा। स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब होता है, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर मतलब एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस में आपको घर के आसपास इजीली पानी की अवेलेबिलिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये नहीं कि पीने वाला पानी, ऐसा नहीं है, वो सराउंडेड ही है वाटर से। क्यों यहाँ पर इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं मैक्सवेल, रीजन बीइंग कि देखो आपने क्लास 9th में दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ा है कि ऐसे ही बस आप किसी पेट को नहीं ला सकते हो, आपको अपना हैबिटेट देखना पड़ेगा, नियर बाय कैसा है, क्या वो एनिमल उस इन्वायरमेंट के लिए फिट है। अब इराक से उसको कैमस फियारना लाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना होता है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते कि बहुत क्यूट है चलो इसे पाल लेते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन ऑथर इसलिए कर रहे थे बिकॉज ऑटर्स जो हैं दे लव वाटर। ठीक है, उनको स्प्लैशिंग एंड स्प्लॉशिंग एंड व्हाट नॉट, उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद था, तो पानी भर भर के उन्हें चाहिए। सो दिस वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, एमिनेंटली वेरी। ठीक है, ये सबसे सूटेबल स्पॉट रहेगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। विच एक्सपेरिमेंट, यहाँ क्या कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ऑटर पर, नो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, टू कीप द ऑटर एज अ पेट, ऑटर को एक पेट के तौर पर रखना, ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सो मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गई है। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब यहाँ पे देखो, अब ऑथर के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने बहुत ही कैजुअली अपने फ्रेंड को ये बात शेयर की। कैजुअली का मतलब है इतना सीरियसली भी नहीं, बातों बातों में उन्होंने अपने फ्रेंड को ये बात बता दी थी। और उनके फ्रेंड ने भी बहुत आराम से उन्हें रिप्लाई दिया कि ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो एक ऑटर तो इट्स बेटर कि आप टिग्रिस मार्शेस से लेकर आओ। सबसे पहले तो मार्शेस क्या होता है, मार्शेस होता है वेटलैंड। ठीक है, किसी भी रिवर, लेक या वाटर बॉडीज के आसपास का जो एरिया है हम उसे मार्शेस कहते हैं, या वेटलैंड आप कह लीजिए। अब यहाँ पर नाम दिया है टिग्रिस मार्शेस का। टिग्रिस, अगर आप ये इमेज आपको दिख रही है क्लियरली, तो यहां से आपको समझ में आएगा दैट टिग्रिस इज द नेम ऑफ अ रिवर। ठीक है, ये टिग्रिस है, क्लियर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको इराक इतना बड़ा बड़ा लिखता हुआ, तो इसके आसपास टिग्रिस रिवर के आसपास का जो एरिया है वो है आपका मार्शेस, इनको हम वेटलैंड्स बोलते हैं।
ठीक है, तो फ्रेंड ने क्या सजेस्ट किया ऑथर के कि भाई अगर आपको लेना ही है ऑटर तो टिग्रिस मार्शस से ले लो। रीजन उसका क्या है, क्यों बोला टिग्रिस मार्शस से, बिकॉज ये वो जगह है जहाँ ऑटर्स इतने आपको मिलते हैं जितने मस्कीटोज मिल जाएंगे। मस्कीटोज की अवेलेबिलिटी देखो हर जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पेसिफिकली इन लोकेशन से बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन मस्कीटोज ऐसे हैं इंसेक्ट्स जो आपको मेजोरिटी प्लेसेस में मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अरब जो है इन्हें बहुत अच्छे से टेम या ट्रेन करके रखते हैं, पाल के रखते हैं। ठीक है, वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। ओके, कॉन्सुलेट जनरल का सबसे पहला डाउट बच्चों को आता है, ये क्या है? ये एक्चुअली एम्बेसी की बात हो रही है। ठीक है, ओके, एम्बेसी, राजदूत जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ओके, अब क्या होता है ना कि किसी दूसरे देश में आप हो तो आपकी कंट्री के कुछ ऑफिसर्स उधर होते हैं, पूरा एक एम्बेसी होती है, राइट। तो अब यहां से ये लोग कहाँ जा रहे थे? बसरा, विच इज इन इराक। ये बसरा में ही ट्रैवल कर रहे थे अभी। अब कॉन्सुलेट जनरल के घर जा रहे थे, क्यों घर नहीं, मीन ऑफिस जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? वाई? बिकॉज वहां से उन्हें एक मेल लेना था, है ना। अब आप लोग यही सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा होगा कि यार एक मेल लेने के लिए किसी ऑफिस जाना पड़ रहा है, हमारे तो मेल पर्सनल पर ही आ जाता है, ऑफिशियल पर्पस से कुछ भी कहीं ऐसा इतना नहीं जाना होता अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत प्रायोरिटी का काम है। तो एक मेल के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए कहीं दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है। तो पहले का टाइम है, याद रखना 1956 की बात हो रही है। ठीक है, so at the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not। और वहां उस ऑफिस में जाके उन्हें पता चलता है कि भाई मेरा मेल तो नहीं आया, मेरे फ्रेंड का मेल आ चुका है। आई केबल्ड टू इंग्लैंड। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या, मेल रिसीव नहीं हुआ है तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में केबल्ड, नो केबल्ड का क्या मतलब है, सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ। ये सब ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अब इनका इतना यूज नहीं होता है। ओके, और 3 दिन बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। केबल जब किया जाता था ना, यहाँ पे लिखा है ना आई केबल्ड टू इंग्लैंड, तो जब केबल किया जाता था तो इमरजेंसी होती थी कभी, तो इंस्टेंट काम होता था। लेकिन देखो उसमें भी 3 दिन तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मेल नहीं आया। आई ट्राइड टू टेलीफोन, उसके बाद उन्होंने टेलीफोन किया। अब आज के जैसा नहीं कि आपने बस पॉकेट से निकाला फोन और लगा दिया और रिप्लाई मिल गया आपको, नो। अब देखो फोन करने के लिए भी क्या था, तो कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। कॉल भी 24 घंटे पहले बुक करनी पड़ती थी, 24 आवर्स पहले आपको बुक करना पड़ेगा, फिर आप जाके बात कर पाओगे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट। अब इस बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सबसे पहले द लाइन वॉज आउट। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम्स भी याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एक्चुअली मैक्सवेल को। ठीक है, फर्स्ट डे लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, लाइन ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। अब क्योंकि एक रिलीजियस हॉलीडे था, होता है ना कई बार ऑफिशियल पर्पस से बंद रहते हैं। आप लोगों को आई नो, अगर आप लोग कहीं बैंक वगैरह जाते हो किसी ना किसी काम से घर के, तो आप लोग ये चीज फेस करते होंगे, आपके पेरेंट्स ये चीज फेस करते होंगे कि भाई रिलीजियस हॉलीडे होता है तो वैसे ही काम नहीं होता। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। थर्ड डे क्या था, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। मेरा फ्रेंड जो अब चला गया, बिकॉज देखो उसको तो मेल आ चुका था और कितना ही वेट करता तो वो चला गया। 5 days later my mail arrived। फाइनली 5 दिन बाद मैक्सवेल का मेल वापस आया। तो देखो एक काम के लिए उन्हें कितना कुछ प्रॉब्लम सफर करना पड़ा। I carried it to my bedroom to read and there squatting on the floor were 2 Arabs। अब वो मेल लेकर गए पढ़ने के लिए और वहां पर कौन बैठे थे, 2 Arabs। ठीक है, स्क्वाटिंग क्या होता है, क्रॉस लेग बैठना। ठीक है, क्रॉस लेग करके बैठना, जमीन पर बैठे हुए थे अरब्स। Beside them lay a sack that squirmed from time to time। और उनके साइड में एक सैक रखा हुआ था जो टाइम टू टाइम इधर से उधर मूव कर रहा था, ट्विस्टेड, एज इफ इसके अंदर कुछ हो, कंटिन्यूअस मूवमेंट थी। तो यहां से तो एक आइडिया लग गया था ऑथर को कि भाई ये इसके अंदर कुछ तो लिविंग क्रीचर है, कुछ तो लिविंग बीइंग है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑटर। देखो यहां पर मेरे फ्रेंड का उन्होंने एक नोट मुझे पकड़ाया जिसमें क्या लिखा था, हियर इज योर ऑटर, ये रहा तुम्हारा ऑटर। तो अब आप देख सकते हो कि फाइनली ऑटर की एंट्री हो गई है
किसकी लाइफ में, मैक्सवेल की लाइफ में, और ये ऑटर किसने दिया है, मैक्सवेल के फ्रेंड ने. So, with the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do. So, यहाँ से देखो ऑथर थोड़ा सा ना अपना एक हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि ये वो फेज था जब पहली बार ऑटर मेरी लाइफ में आया. ठीक है, और ये एक ऐसा फेज था जैसे ही मैंने ये सैक ओपन किया, ऑब्वियसली उसके अंदर से ऑटर बाहर आया, तो वो सैक ओपन करते ही मेरी लाइफ का वो फेज, वो पीरियड स्टार्ट हुआ. ठीक है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, विच इज नॉट एंडेड येट, और मैं आज तक खुश हूँ. हैप्पी मोमेंट वो बेसिकली शेयर कर रहे हैं. इट इज इन इफेक्ट होता है इनफैक्ट. ठीक है, अ thraldom टू ऑटर्स, एन ऑटर फिक्सेशन. thraldom बेसिकली अब इतना यूज नहीं करते, इट्स अ ट्रेडिशनल वर्ड. इसका मतलब क्या होता है, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के स्पेल में आ जाना, किसी के जादू में खो जाना, टाइप ऑफ अ सिचुएशन. तो जैसे ही सैक ओपन हुआ उसमें से निकलता है ऑटर, और वो मोमेंट को यहाँ पर जब ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं, इट वॉज एन ऑटर्स फिक्सेशन. ठीक है, वो क्या था, एक नॉट ऑटर्स, ऑटर फिक्सेशन, अटैचमेंट. कि इनिशियली मैं ऐसा स्पेल में खो गया, वो क्या था एक्चुअली, वो स्पेल क्या था, वो उस ऑटर के साथ एक अटैचमेंट था मेरा. इनिशियली मैं उससे अटैच्ड हो गया. दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन. और ये वो लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने कभी ऑटर पाला होगा. ठीक है, तो इस अटैचमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया है, एन ऑटर फिक्सेशन. क्लियर? The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. Now, अब यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सबसे पहला इंप्रेशन दे रहे हैं अपना कि जो क्रीचर उसमें से बाहर आया. इमर्ज्ड का मतलब होता है केम आउट. अगर ये वर्ड लिखा होता इमर्ज तो मैं बोलती कम आउट, बट ईडी लगा है, पास्ट टेंस है, तो केम आउट. ठीक है, उस सैक में से जो बाहर आया उस स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर पर, स्पेशियस इज फिल्ड विद स्पेस, खुले फ्लोर पर जब बाहर आया वो क्रीचर, वो किसके जैसा लग रहा था, रिजेंबल्ड मतलब किसी के जैसा दिखना, किसके जैसा दिख रहा था, एक छोटे से मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन. मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन का क्या मतलब है, देखो मिडिवली कंसीव्ड ये आपका हिस्ट्री का एक पीरियड है ना. ओल्ड हिस्ट्री होती है, फिर मिडिवल हिस्ट्री होती है. तो उस टाइम पर जिस तरह के ड्रैगन को लोग इमेजिन करते थे, ये बिल्कुल वैसे ड्रैगन जैसा लग रहा था. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Mole is another animal जो किसके जैसा दिखता है, एक रैट जैसा. ठीक है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग रैट नहीं है, बट देन रैट जैसा ही एक एनिमल होता है जो अंडरग्राउंड रहता है. तो इनिशियली वो कैसा लग रहा था, पूरा सर से लेकर टेल की टिप तक. ठीक है, अपने हेड, हम बोलते हैं ना हेड टू टो हमारे लिए, लेकिन इसके लिए कैसे डिस्क्राइब किया, हेड टिल द टिप ऑफ द टेल. वो कैसा लग रहा था, वो कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स. ठीक है, उसके पूरे बॉडी में किसकी कोट थी, मड आर्मर बोल रहे हैं उसको. मड, मिट्टी से वो पूरा सना हुआ था. आर्मर आप देखते हो इस तरह का पूरा प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है विच इज मेड अप ऑफ आयरन. ओके, आप लोगों ने देखा होगा मार्वल मूवीज में आयरन मैन का पूरा ड्रेसअप, कैप्टन अमेरिका का पूरा वो आर्मर, तो जस्ट लाइक दैट. ओके, सिमिलर उसी के जैसा. तो ऐसा लग रहा था ये मड आर्मर से पूरा कवर्ड है. बिटवीन whose tips was visible a soft velvet fur, और उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो वेलवेट फर दिख रहा था, बिल्कुल एक मोल के जैसा, चॉकलेट ब्राउन कलर का. He shook himself. shook है शेक का पास्ट टेंस, तो वो अपने आप को थोड़ा सा शेक करता है, ट्रेम्बल, मूव करता है, हिलाता है. And I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. और मुझे नहीं लगा था कि शायद, मुझे ये एक्सपेक्टेड था, मैं इतना सोचा था कि चलो थोड़ा सा ही तो मड होगा, लेकिन थोड़ा नहीं था वो मड. एक्चुअली वो इतना मड था कि मुझे एक महीना लग गया उसका रियल कलर देखने में. उसका जो आखिर पॉइंट था ना मड का, वो रिमूव करते करते मुझे कम से कम 1 महीना लग गया कि मैं उस ऑटर का रियल कलर देखूं. तो थोड़ा सा ह्यूमरस वे में प्रेजेंटेशन है यहाँ पर हमारे ऑटर के मिलने का. Now Midgebill, as I called the otter. अब यहाँ पर हमें पता चला कि भाई उस ऑटर का नाम रख दिया गया है Midgebill. ठीक है, Midgebill उसका नाम है. In fact, of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutriogale Persicillata maxwelli और Maxwell's otter. तो इससे पहले
बहुत ज्यादा देखो, अभी हम थ्रू आउट समझ चुके हैं कि ऑटर को इतना नहीं जानते लोग, ठीक है, अभी भी इनफैक्ट ऑटर इतना नहीं पता। वो तो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो प्रोबेबली, तो आपने सुन लिया, या कभी ऐसे कोई आपने साइंस फिक्शन देखा या कोई डिस्कवरी चैनल के थ्रू आपको पता चला। अदरवाइज पेट के नाम पर आइदर डॉग आता है दिमाग में या कैट आता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा ये बात बिल्कुल सच है कि ऑटर जो है उतना जाना पहचाना स्पीशीज नहीं है। ओके, एंड वॉज इट लेंथ, तो इसका नाम एक्चुअली किसने रखा, क्या रख दिया गया, ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली, ठीक है। ओके, और मैक्सवेल्स ऑटर। For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. Hostile का क्या मतलब होता है, hostile का मतलब होता है unfriendly, ठीक है, क्लियर। hostile इनिशियल कुछ आवर्स तक तो जो हमारे ऑटर है भाई, वो ना तो अनफ्रेंडली थे ना ही वो फ्रेंडली थे। आप लोगों को ऐसा सीन अगर कभी आपने फेस किया हो कि आप कहीं गए हो अपने रिलेटिव के यहाँ और आप नहीं जानते हो उन्हें, तो कैसा आपको समझ नहीं आता ना कैसे बिहेव करें। उस टाइम पर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं भाई, आपके पेरेंट्स अगर कोई आपके पेरेंट्स को ये बोलता है कि बच्चा तो बड़ा शांत है आपका, तो अब आपके पेरेंट्स बोलते रुक जाओ थोड़ी देर, अभी पता चल जाएगा क्या शांत है कितना शांत है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ बिहेवियर आ रहा था मिचबिल का। इनिशियल 24 आवर्स, शुरू के 24 घंटे, ना तो वो कुछ अग्रेसिव बिहेव कर रहा था अनफ्रेंडली वे में, ना ही वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंट, वो दूर दूर रह रहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, दूर दूर रह रहा था, ठीक है। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो मेरे बेड पर भी नहीं सो रहा था, जितना दूर हो सके वो उतना दूर गया। हो सकता है अभी नया नया वो उसे इस एनवायरमेंट की आदत नहीं है, राइट। The second night, Mitchell came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. Now see, अगली रात को क्या होता है, मिचबेल जो है वो फाइनली अपने ओनर के बेड पर आ जाता है, ठीक है, एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees. crook of my knees का मतलब क्या है, the back portion of the knees, back portion of the knees, वहां आकर सो जाता है। कब तक, जब तक सर्वेंट जो है सुबह की चाय नहीं लेकर आ जाते। एंड ड्यूरिंग द डे वो धीरे धीरे अपनी एपैथी, एपैथी क्या होता है, जो एक डिसइंटरेस्ट होता है दूसरी चीजों की तरफ। अगर आप इसको ऐसे समझे कि एपैथी का ऑपोजिट होता है, ये वाले साइन का मतलब मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ऑपोजिट है, ठीक है। एपैथी का ऑपोजिट हो गया इंटरेस्टेड। तो धीरे धीरे मिचबेल अपना ये जो इंटरेस्ट उसको नहीं आ रहा था अभी तक चीजों में, ठीक है, अपना जो केयर वो सब कुछ छोड़कर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग जाता है अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। उसको अच्छा लगने लगता है, वो समझने लगता है कि ओके मैं एक नई जगह पर हूँ, मुझे यही अडेप्ट करना है। तो अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा था। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. अब ऑथर देखो बिल्कुल अपने पेट डॉग के जैसे उसके लिए हर वो चीज कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने डॉग के लिए की थी। इनफैक्ट एक बॉडी बेल्ट भी उसके लिए बना दिया बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये तो डॉग्स के हम लोग यूजुअली देखते हैं, नॉट इवन कैट्स, कैट्स के भी नहीं देखते हैं इतना, राइट। और उसको किसी तरह कन्विंस करते हुए स्ट्रैप बांधकर वॉशरूम तक ले जाते हैं, बाथरूम तक ले जाते हैं, बिकॉज अभी उसको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ जाना है कैसे जाना है, राइट। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और आधे घंटे तक तो वो बिल्कुल वाइल्ड बिहेव करने लगा, ठीक है। वाइल्ड का मतलब क्या है, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही सिविलाइज्ड बिहेव कर रहा था, बहुत खुशी से वो पागल हो गया। जॉय इज हैप्पीनेस, ठीक है। ही वाज प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, ही वाज जंपिंग, कभी कूद रहा था कभी रोल कर रहा था, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. जैसे hippopotamus क्या होता है, this animal you know it loves being in water. आप लोग कभी जू वगैरह में गए हो तो देखा होगा पानी में ही आपको मिलेगा ज्यादातर, तो बिल्कुल उसके जैसे ही he was making enough slosh and splash. slosh and splash ये यहाँ पर ना एक पोइटिक डिवाइस है, पोइटिक नहीं मैं आपको बताती हूँ, फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा, ये मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताओ जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा पोइटिक डिवाइस है यहाँ पर, ओके।
दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, और यहां से ऑथर ने एक क्वालिटी सीखी ऑटर्स की कि भाई उनको पानी बहुत पसंद होता है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. कि भाई हर एक बूंद पानी की ना सिर्फ फैली हुई होनी चाहिए, गिरी हुई होनी चाहिए, कहीं पर भी स्टेगनेंट नहीं रहना चाहिए, वो हर टाइम मोशन में रहना चाहिए. अब बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, अगर बोल में पानी है तो उसे एक बारी में आपको पलट देना होता है. इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन. अगर ओवरटर्न नहीं करा तो भाई उसमें बैठो और छपाक छपाक पानी की करो until it overflows, जब तक वो ओवरफ्लो नहीं हो जाता. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. Static क्या होता है? Motionless. ऐसा ऑटर्स के लिए था. देखो हमारे लिए तो मतलब ये है वेस्टेज का कि पानी अगर इधर उधर फैला है, लेकिन ऑटर्स के लिए वेस्टेज क्या था कि अगर पानी मोशनलेस है, अगर पानी स्टैटिक है, तो आप समझ लो वो वेस्ट हो गया. ठीक है, और इससे उन लोगों, वो लोग प्रोवोक होते थे, इंस्टिगेट होते थे. ठीक है, या आप कह लो इरिटेट होते थे. ठीक है, उनको गुस्सा आता था अगर पानी कहीं पर भी उनको स्टेबल, स्टेगनेंट या कह लो स्टैटिक मिल गया. मोशन में रहना चाहिए, पानी हर टाइम मूव करते रहना चाहिए. ओके. 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. 2 दिन बाद, अब मैंने कहा था ना ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह था जो इनिशियली तो रिलेटिव्स को दिखता है कि भाई बड़ा शांत बच्चा है आपका, लेकिन जब पेरेंट्स बोलते हैं अभी पता चलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी देखो कितना शांत है ना, आप भी वैसे ही बच्चे हो क्या. ठीक है, तो 2 दिन बाद मिजबेल जो है बेडरूम से भाग जाता है. एस्केप्ड का मतलब क्या होता है? रन अवे. ठीक है, कहीं से भाग जाना. अब पास्ट टेंस में तो भाई रैन अवे. ओके, ठीक है, मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ. टू रन अवे, एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, कहीं से बच निकलना, भाग निकलना. अब वो बेडरूम से कहाँ पहुंच जाता है? I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो जैसे कभी कोई भी पेट हो आपके घर में, या कभी पेट भी ना हो तो कोई माउस अगर गलती से, कोई रैट अगर घर में आ गया तो आप इजीली जाते हुए उसे देख सकते हो. कैसे? उसकी जो टेल होती है ना वो विजिबल होती है कि किस कोने से कहाँ मूव कर रही है. तो हमारे जो ऑथर हैं वो देख लेते हैं उसकी टेल को गायब होते हुए कि वो कहाँ की तरफ जा रहा है, वो बाथरूम की तरफ मूव कर रही है. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और जब तक ऑथर वॉशरूम पहुंचते, बाथरूम पहुंचते, वहां पर वो क्या देखते हैं कि भाई वो बाथटब में है. ठीक है, फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स. फंबलिंग क्या होता है? जैसे कई बार आप लोग कोई काम कर रहे हो तो मान लो मैंने कोई बॉटल उठाई और वो गिरा दी इधर उधर, या किसी भी टिपिकल ऐसा समझ लो, अगर आप लोगों ने देखी है कभी खुशी कभी गम, तो उसमें काजोल का जो कैरेक्टर, शी यूज्ड टू फंबल अ लॉट. जहां गए वहां गिरा दिया. ठीक है, कुछ भी पकड़ा गिरा दिया, तोड़ फोड़ मचा दी. इस तरीके का जब कोई कैरेक्टर होता है तो हम बोलते हैं कि दिस गाय इज फंबलिंग अ लॉट. तो ऑटर भी ऐसे ही थे. ठीक है, फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स. अब वो किस पर फंबल कर रहे थे? क्रोमियम टैप्स. क्रोमियम आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, इट्स एन अलॉय, है ना. ठीक है, तो टैप्स वगैरह बनाने के लिए होता है यूज. अब वो क्रोमियम टैप्स को खोलने में लगे हुए अपने पॉज से. आई वॉच्ड अमेज्ड. जब मैक्सवेल ने ये सब देखा, वो शॉक्ड, सरप्राइज्ड. ठीक है, वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड थे कि अरे ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है भाई. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. Within seconds, मतलब 1 मिनट से भी पहले वो सक्सेसफुल रहा टैप को ओपन करने में. ठीक है, इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इतना तो टैप ओपन हो गया था कि उसमें से पानी का एक फ्लो जो है थोड़ा सा आया. एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो. और थोड़ी देर बाद तो पूरा ही टैप ओपन कर लिया. और वो होता है ना, एक बार अगर ओपन हो जाए फिर तो आप आराम से उसको उसका फ्लो बढ़ा सकते हो. मेन टास्क होता है उस टैप को ओपन करना. तो ये अचीव कर लिया था किसने? ऑटर ने. ट्रिकल ऑफ वाटर का मतलब होता है फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, जब थोड़ा थोड़ा पानी आता है. Okay, he had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. अब यहाँ पर ऑथर ब्रैकेट में ये और हमें फर्दर बता रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अभी तो चलो ये लकी था उसके लिए कि टैप ओपन हो गया. कई बार ऐसा होता था कि मिजबिल से टैप ओपन नहीं होता था, यूज्ड टू फेल. ठीक है, नहीं ओपन हो पाता था. तो इससे क्या होता था? ही यूज्ड टू चिटर विद इरिटेशन. चिटरिंग इज बेसिकली द साउंड
produced by the otter. Okay, or you can write midgebill. तो he used to screw it up still tighter, मतलब वो उसको और टाइट घुमा देते थे. इन ऑटर जो था वो और टाइट उसको घुमा देता था, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग वो बंद कर देता था. तो इससे तो इरिटेट हो जाता था भाई ऑटर. एंड ही वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, वो और डिसअपॉइंटेड भी हो जाता था किस बात पर कि भाई टैप जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है. होता है ना कई बार हमसे भी, अगर हम कोई बॉटल का कैप नहीं खोल पाते हैं, नहीं ओपन होता है, तो बॉटल पे गुस्सा निकालते हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही मिचबिल भी एक छोटे से बच्चे की तरह ही वॉज एक्टिंग इन दैट वे. Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब धीरे 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 देखो, बिल्कुल जैसा मैक्सवेल ट्रेन कर रहे थे मिचबिल वैसे ही हो रहा था. इन्होंने यहाँ पे मिज बोला है, पेट नेम, ठीक है. सो मिज को वो बिल्कुल वैसे ही ट्रेन कर पा रहे थे. अब उसको किसी लीड की जरूरत नहीं पड़ती थी, और वो अपने आप जैसे ही वो बुलाते थे हे मिज और मे बी मिचबिल कम टू मी, तो वो फटाफट भाग कर आ जाता था. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और मेजोरिटी टाइम कहाँ स्पेंड करता था भाई मिचबिल? खेलने में. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball. अब वो सारा का सारा टाइम किसके साथ इन्वॉल्व रहता था? बॉल के साथ, ठीक है. He used to shuffle a rubber ball round the room, बिल्कुल कैसे घुमाता था? जैसे 4-footed soccer player, फुटबॉल, ठीक है. ऐसा लगता था जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर है. फुटबॉल प्लेयर के तो 2 ही पैर होते हैं ना, तो यहाँ पर ये कैसा लग रहा था? एक 4-footed फुटबॉल प्लेयर, 4 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर जो अपने चारों पैरों का यूज कर रहा है ड्रिबल करने के लिए. ड्रिबल इज जैसे हम बास्केटबॉल को करते हैं या कई बार बॉल्स को करते हैं, रिपीटेड जब आप हिट करते हो ना, उसको ड्रिबल कहते हैं. सो वो सब कुछ करता था, फिर उसे फेंकता भी था. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक. फ्लिक का क्या मतलब होता है? लाइट मूवमेंट, हल्का सा जब कोई मूवमेंट हो तो वो भी ये बहुत इजीली बॉल को आगे थ्रो कर देता था टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस. लेकिन देखो इतना छोटा सा एनिमल फुटबॉल खेल रहा है, या किसी भी तरह से वो बॉल के साथ इन्वॉल्व है, खेल रहा है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता था. और जितनी हाइट और डिस्टेंस तक वो फेंक देता था, ये भी ऑथर को कई बार सरप्राइज करता था. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक. अब यहाँ पर मैक्सवेल फर्दर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रियल मजा पता है कब आता है ऑटर का देखने में? जब वो अपनी बैक पर लेटता है, ठीक है. कुछ इस तरह से ऑटर अपनी बैक पर लेटता है एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. और अपने पॉज में, या आप कह लो कि इस तरह से इमेजिन कर लो कि वो लेटा हुआ है और जगल वो इस तरह से कर रहा है जैसे क्लाउन्स करते थे, कि छोटे छोटे आइटम से, वो बॉल हो, वो कुछ भी हो सकता है, उनको अपने पॉज के बीच में वो जगल करता था. जगल इज इधर से उधर फेंकना, है ना, यहाँ से यहाँ, फिर इधर फेंका, तो वो जगल करता रहता था. मार्बल्स वर मिजेस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम्स. और सबसे फेवरेट क्या थे मिज के लिए? उसके मार्बल्स, सबसे फेवरेट टॉय. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. और वो इतना एक्सपर्ट इस चीज में हो गया था कि बिना किसी भी एक मार्बल को या किसी भी अपने टॉय को फ्लोर पर गिराए he used to play with them. ठीक है, ओके. तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सवेल और मिचबिल के बीच में. कितना चीयरफुल एकदम लाइफ हो गई थी मैक्सवेल की. The days passed peacefully at बसरा. तो इस तरह से बहुत प्यार से, शांति से दिन कट रहे थे बसरा में. तो यहाँ से पता चलता है कि अभी भी जो है मैक्सवेल इराक में ही है. But I dreaded the prospect. Dreaded the prospect का क्या मतलब होता है? He was in great fear of something that would happen in the future. कि उनको एक बात का डर था जो फ्यूचर में होने वाला था. क्या था वो? ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड. कि कैसे वो मिज को इंग्लैंड ले जाएंगे और फिर वहां से कैमस फेरना. ठीक है, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंडन. तो ब्रिटिश एयरलाइन जिससे उनका जाने का प्लान था वो तो अलाउ नहीं कर रही थी एनिमल को ले जाना. तो यहाँ पर क्या करते हैं मैक्सवेल? वो दूसरी फ्लाइट करते हैं, लेकिन उन्हें 2 पार्ट्स में जाना पड़ जाता है. डायरेक्ट की जगह वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होकर जाते हैं. ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस. पेरिस इज इन फ्रांस. ठीक है, तो पहले वो पेरिस के लिए टिकट करते हैं एक एयरलाइन से, फिर वो वहां से लंदन की करते हैं. तो थोड़ा सा देखो अपने पेट के हिसाब से उनको भी चेंजेस करने पड़ते हैं. तो ये तो देखो नॉर्मल है, आपको अपने लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे. द एयरलाइन इंसिस्टेड. अब उस एयरलाइन ने भी इंसिस्ट किया, जो सेकंड वाला जो उन्होंने डिसाइड किया था
कि भाई अब मैं पार्ट्स में जाऊंगा, बिट्स एंड पीसेस में जाऊंगा, पहले मैं पेरिस जाऊंगा और फिर वहां से मैं लंदन की तरफ जाऊंगा। उसमें भी रूल्स थे कि भाई मिज को ना एक बॉक्स में पैक करना है और वो बैग जो है वो 18 इंच स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट पहला रूल तो ये हो गया कि 18 इंच स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था कि भाई उसको ओनर को अपने पैरों के पास ही रखना पड़ेगा, उसको अलग से किसी चीज से ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जाएगा। आई हैड अ बॉक्स मेड, तो अब ये सब तो करना ही पड़ेगा अगर लेकर जाना है मिज को। तो मैक्सवेल ने बॉक्स बनवा दिया। And an hour before we started, I put Midge into the box so that he would become accustomed to it. अब 1 घंटा पहले, देखो थोड़ी सी होशियारी यहाँ पर मैक्सवेल करते हैं, वो 1 घंटा पहले ही मिज को बॉक्स में रख देते हैं। एंड उनका पर्पस क्या था मिज को बॉक्स में रखने का? द मेन पर्पस वॉज इन फेवर ऑफ मिजपिल। ऐसा नहीं था कि वो मिजपिल को बंद करके रख देना चाहते थे, वो चाहते थे कि 1 घंटा पहले ही वो थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए, कि कस्टम्ड मतलब थोड़ा सा उसको हैबिट डेवलप हो जाए, राइट। एंड लेफ्ट फॉर अ हर्ड मील, और फटाफट से वो खाना खाने चले गए। अगर डायरेक्टली सीधा प्लेन में ही बॉक्स में रखा जाता तो शायद मिजविल को प्रॉब्लम होती, इसीलिए 1 घंटा पहले ही बॉक्स में रख दिया कि वो अपने एनवायरमेंट से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। अकस्टम्ड को हम ये भी बोल सकते हैं गेट कंफर्टेबल विद। क्लियर? ओके। When I returned, there was an appalling spectacle. लेकिन जब अपनी मील पूरी करके वापस आते हैं मैक्सवेल, वहां पर वो एक उनके आगे आगे ना एक शॉकिंग साइट होता है, बैड साइट, ठीक है। बहुत ही अजीब चीज वो देख लेते हैं। क्या? देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखो आपने एक एनिमल को रखा है, आइडियली वो हर टाइम मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स राउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। अब लेकिन उस बॉक्स के एयर होल्स से, कि भाई जहां जहां, अब बॉक्स को फुल्ली कवर्ड तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो जहां जहां भी बॉक्स में एयर होल्स थे, थोड़ा बहुत कॉर्नर था, चिंक्स थे छोटे छोटे, स्मॉल एंड नैरो ओपनिंग को हम चिंक्स कहते हैं, वहां से ब्लड बाहर आ रहा था, ठीक है। ब्लड हैड ट्रिकल्ड मतलब पहले से ब्लड जो इसने फ्लो किया था और वो सूख चुका था। इस हो सकता है इससे क्या मतलब है कि पहले ही मिजबिल पक्का कुछ ना कुछ चोट उसको लग गई है। आई विप्ड ऑफ द लॉक। विप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? विप्ड ऑफ का मतलब होता है रिमूव्ड समथिंग। फटाफट से मैक्सवेल ने इसका लॉक तोड़ा, ठीक है, निकाला और लिड को फटाफट से खोल दिया बॉक्स के। एंड मिच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। विम्पर्ड का मतलब होता है क्राइड, ठीक है, इन पेन, दर्द से रो रहा था वो, ठीक है। एग्जॉस्टेड बहुत ज्यादा थक चुका था, उसकी एनर्जी लॉस हो गई थी। एंड ब्लड स्पैटर्ड पूरा ब्लड में वो डूबा हुआ था, छींटे पड़े हुए थे उसकी बॉडी पे ब्लड के। एंड कॉट एट माई लेग, उसने पकड़ लिया किसके पैरों को? मैक्सवेल के पैरों को। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई थी, हुआ क्या था यहाँ पर? उसने क्या किया था, देखो अब आप किसी एनिमल को ऐसे कन्फाइंड बॉक्स में नहीं रख सकते हो, है ना। तो बाहर निकलने के लिए कंटिन्यूअस मूवमेंट की किसने? मिजबिल ने। और लाइनिंग जो है बॉक्स की उसको पीसेस में, श्रेड्स क्या होते हैं? श्रेड्स होते हैं थिन पीसेस, छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में उसने उनको तोड़ने की कोशिश की। When I removed the last of it so that there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. और इस बीच में चोट लग गई थी ऑटर को, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर कुछ सी शार्प और किसी मेटल वगैरह से ये कॉर्नर्स बने हो, जिसकी वजह से ऑटर को लग गई थी चोट, राइट। तो सब कुछ धीरे धीरे किसने? मैक्सवेल ने रिमूव किया, ताकि कोई भी एज ऐसा ना बचे जिससे दोबारा से मिजबिल को चोट लगे। और ये करते करते अब उनकी फ्लाइट को सिर्फ 10 मिनट बचे थे, फ्लाइट तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे, जो बोर्डिंग टाइम होता है उसके लिए वो लेट हो गए थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, ओके। माइल्स बेसिकली यूनिट है मेजरमेंट का, सो 5 मील दूर अभी और था वो एयरपोर्ट। I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. अब मैंने बेचारे मिज को फिर से बॉक्स में रखा, उसको अपने साथ पकड़ा और मैं लेकर चला गया, ठीक है। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. Now see, अब ऑब्वियसली भाई लेट हो गए हैं घर से तो तेजी से जाएंगे। यहाँ पर
कैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, बिल्कुल एक रिकोशेटिंग बुलेट की तरह। यहां पर भी आपको एक फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। और ये लाइक यहाँ पर यूज हो रहा है, तो फटाफट से मुझे नाम बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, रिकोशेटिंग बुलेट क्या होता है कि अगर मान लो दिस इज अ वॉल या कोई भी सरफेस है जहां पर बुलेट यहाँ पर आई, टकरा कर यहाँ से चली गई, और हो सकता है फिर से आई और यहाँ किसी वॉल पर टकराई, इधर चली गई, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, कि रिकोशेटिंग, इधर से उधर टकराते हुए निकलना। तो जो गाड़ी थी, ड्राइवर उसे ऐसे ही चला रहा था बसरा की गलियों से निकालते हुए। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। अब एयरक्राफ्ट यानी कि जो प्लेन था वो टेक ऑफ लेने ही वाला था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री। अब देखो लेट पहुंचे तो वहां के ऑफिशियल्स का गुस्सा भी झेलना पड़ा। किसी तरह फाइनली मैक्सवेल और ऑटर को लेकर बिठाया गया प्लेन में। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और यहाँ पर भी चलो एक अच्छा ये पार्ट हो गया कि सबसे आगे की सीट मिल गई। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स। मेरे फ्लोर के आसपास मैंने सीट को न्यूज़पेपर्स से कवर किया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस। एयर होस्टेस को बुलवाया एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। अब मिजबिल का देखो कितना ध्यान यहाँ पर मैक्सवेल रख रहे हैं मिजबिल का। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग डिस्पाइट ऑल द लॉसेस एंड स्ट्रगल्स। हर चीज वो कर रहे हैं। तो हमें ना यहाँ पर से एक बहुत ही अमेजिंग रिलेशन देखने मिल रहा है मिजबिल एंड द ऑथर। ठीक है, तो आप ये सारे इंसिडेंट्स एंड रेफरेंसेस यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। ओके, he was taking care of his food and everything. I took her into my confidence. took her into my confidence का मतलब क्या है कि भाई अपने सीक्रेट्स मैंने शेयर किए, शेयर्ड माई सीक्रेट्स। अब सीक्रेट्स का मतलब ऐसे कोई पर्सनल सीक्रेट नहीं है, अभी तक जो हुआ कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, दैट इज वाई आई वॉज लेट, और मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, नॉट एबल टू कंट्रोल दी ऑटर, तो ऐसा ऐसा हुआ। तो काफ़ी चीज़ें बताई अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो पिछले आधे घंटे में हुई थी। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और ये सब शेयर करते करते देखो मैक्सवेल बता रहे हैं कि मेरे मन में ना उस एयर होस्टेस के लिए बहुत ही ज्यादा एडमिरेशन आ गई। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, एडमिरेशन मतलब लाइकिंग समवन। अब लाइकिंग इन नॉट दैट सेंस बट देन सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड की यार उसने मेरी बात समझी एंड शी ऑल्सो यू नो ट्राइड टू कोऑपरेट। उसने कोऑपरेट करने का भी पूरा पूरा बोला कि ओके। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कि अपने तरीके की वो बेस्ट थी। मतलब ये क्यों बोला, वो उसको इम्प्रेस नहीं करना चाह रहे थे। ही वॉज शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, शोइंग हिज gratitude for the air hostesses kindness। ठीक है, एयर होस्टेस का जो काइंडनेस था उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे। शी वाई बिकॉज शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। कि बिकॉज उसने देखो अलाउ भी किया कि आप कोई बात नहीं, इतना कुछ सफ़र किया है, द ऑटर इज नॉट वेल, आप उसको अपनी लैप पर बिठा लो आराम से। ठीक है, और ये सुनते ही तो भाई ऑथर वॉज लाइक कि आई कुड हैव किस्ड हर हैंड आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू नो, टू से थैंक यू। मैं उसको किस भी कर सकता था, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। लेकिन शायद मैं ऑटर्स को उतने अच्छे से नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था अब क्या होने वाला है, तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था अब जो इसके बाद होगा। फॉर व्हाट फॉलोड मतलब अब इसके बाद क्या होने वाला था। देखो, मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश, सुपर हीरो फ्लैश क्या था, उसकी पावर्स क्या थी, वो बहुत स्पीड से कहीं भी पहुंच सकता था, राइट। तो मिजबिल जो है बिल्कुल ब्लिंक विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, वो नजरों से गायब हो गया। He disappeared at high speed down the aircraft। और वो एयरक्राफ्ट में, प्लेन में ही नीचे कहीं पहुंच गया, निकल गया। There was squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out। ठीक है, चीखना चिल्लाना हो रहा था। There was squawks and shrieks, हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे। Even a woman you can see in this picture, she stood up and you know कहाँ पर वो खड़ी हो गई जाके, on her seat। She was screaming a rat, a rat। देखो हर तरफ कितना chaos हो गया।
I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs. और वहीं पर नजर पड़ती है ऑथर की मिज पर, जो कहाँ से गायब हो रहा था, अंडर, बीनीथ मतलब हो गया अंडर द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन. पोर्टली होता है स्टाउट या फैट थोड़े से, ठीक है. एक इंडियन पाजी यहाँ बैठे हुए थे, देखो, ठीक है. इनके पैरों के नीचे से निकलते हुए देख लिया मैक्सवेल ने ऑटर को. डाइविंग फॉर इट, और जैसे ही उस पर जंप मारने की कोशिश की, आई मिस्ड, मैक्सवेल मिस्ड हिम, वो फिर वहां से भाग गया. बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन कड़ी, और कहाँ उनको फेस मिलता है अपना, कड़ी में पूरा पैक्ड, ठीक है. ये बिल्कुल वैसा सीन है टॉम एंड जेरी वाला पूरा, ठीक है, कि जैसे टॉम जो है वो जेरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और टॉम तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, कभी कहीं जाके गिर जाता है, कभी कहीं जाके गिर जाता है. तो बिल्कुल वैसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था. परहैप्स, सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल. अब एयर होस्टेस का थोड़ा सा देखो काम भी यही होता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ, राइट. तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन में उसने बहुत अट्रैक्टिव एक स्माइल दी, चार्मिंग स्माइल, ठीक है. एंड सेड इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू. शी सेड कि आप बैठो, ठीक है, आप कंटिन्यू, यू नो, कीप सीटेड, अब मैं लेकर आती हूँ उस ऑटर को, राइट. अब कुछ नहीं कर सकते थे मैक्सवेल. आई रिटर्न टू माई सीट, वो अपनी सीट पर वापस आए. आई वॉज क्रेनिंग माई नेक. क्रेनिंग क्या होता है, इट्स मोर लाइक अपनी जब आप गर्दन ऐसे उचका के देखते हो ना, दैट इज कॉल्ड क्रेनिंग. अब वो बैठे बैठे ही उस हंट का पार्ट बन रहे थे. हंट मतलब होता है द सर्च, ठीक है, ढूंढने में लगे हुए थे वो. व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, कि सडनली मेरे पैरों के नीचे से एक आवाज आती है, अ डिस्ट्रेस्ड चिटर, अ सैड, अ डिसअपॉइंटेड चिटर, यानी कि किसकी साउंड थी ये, मिजबिल की. ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम. रिकॉग्निशन होती है पहचान, कि उस पूरे प्लेन में वो सिर्फ और सिर्फ किसे जानता था, मैक्सवेल को. तो वो खुद ही वापस आ जाता है. एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी. बाउंडेड इज, यू नो, ट्राइंग टू जंप, क्लाइंब एंड जंप. वो नी तक जंप करने की कोशिश करता है. एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे फेस और नेक पर रब करने लगता है जेंटली विद द नोज, ठीक है. सो फाइनली किसी तरह वो लोग पहुंचते हैं मैक्सवेल के फ्लैट पर. आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट, ठीक है, जहां पर मैक्सवेल का एक फ्लैट था. इवेंटफुल क्यों बोला है पूरी जर्नी को, यू नो, कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, इतने सारे एडवेंचर हुआ, तो इवेंटफुल ही बोलेंगे. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. अभी एक महीना ही हुआ था लंदन में रहते हुए मिज और मैक्सवेल को. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. वो इन्हीं चीजों से सब कुछ खेलता था. देखो अलग अलग चीजें बताई हुई हैं. टेरेपिन शेल क्या होता है, टेरेपिन शेल, द शेल्स ऑफ स्मॉल टर्टल्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. टर्टल्स के शेल होते हैं, ओके. उनके साथ बहुत वो खेलता था, जो ऑथर लेकर आए थे उसके नेटिव मार्शेस से, टिग्रिस मार्शेस से. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. और अपने ही गेम्स वो इन्वेंट कर लेता था, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कुछ भी गेम बना लेता था, ठीक है, जो उसको ऑक्यूपाइड रखता था. इनग्रॉस्ड मतलब जब आप किसी चीज में इंडल्ज्ड हो जाते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, मस्त हो जाते हो एकदम. तो अपना खुद का उसने गेम बनाया जिसमें वो हाफ एन आवर तक बिजी रहता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. अब यहाँ पर वो एक और गेम बताएंगे हमें मिज का, कि एक सूटकेस था मैक्सवेल के पास जो इराक वो लेकर गए थे, और रास्ते में वो थोड़ा सा डैमेज हो गया. अब उसका जो लिड था वो अगर बंद भी किया जाता था वो हल्का सा ऊपर और दूसरी तरफ वाला थोड़ा सा नीचे रहता था, ठीक है. एक स्लोप सा बन गया था, एक स्लोप सा, कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखोगे तो वो इस तरह से रोल करता हुआ नीचे आ जाता था. मिज डिस्कवर्ड दैट, और मिज ने यहाँ पर एक डिस्कवरी करी, एक गेम बनाया. इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, कि भाई अगर वो अपनी बॉल को इस हाई एंड पे रखेगा, ठीक है, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो सूटकेस से पूरा नीचे तक ऐसे आ जाएगा. He would dash around to the other end to ambush its arrival. अब वो क्या करता था, वो ऊपर यहाँ बॉल रखी और भाग कर फिर इस जगह पर पहुंचता था और छुप के, ambush का मतलब क्या होता है, to attack suddenly from a hidden position,
और सडनली उस बॉल पर अटैक करता था कि एज इफ उस बॉल को ये बात पता नहीं चलेगी या कुछ भी इस तरह से वो खुद ही सोचता था, देखो एक बच्चे की तरह वो खेल रहा है कि मैं छुपते हुए उस बॉल पर अटैक कर दूंगा। क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। क्राउच बेंड इन ऑर्डर टू हाइड, ठीक है, क्राउच का मतलब क्या होता है, छुपता था वो बेसिकली, ठीक है, एंड यूज्ड टू प्ले विद दैट, फिर जंप करता था एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। तो फिर एक बार बॉल अगर यहाँ आ गई, फिर वापस से उस पर अटैक किया एंड देन ट्रॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप स्लोली भागते हो, ठीक है, तो फिर भागकर वो वापस इस पोजीशन पर रखता था। तो इस तरह से ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम एंड ही यूज्ड टू लव इट। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। और घर के बाहर भी ऑथर बिल्कुल एक डॉग की तरह उसके साथ एक्सरसाइज करने जाते थे, उसे लेकर जाते थे। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. और ये वॉकिंग के टाइम, ये घुमाने ले जाते टाइम मिचबिल ने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स सीख ली, अडेप्ट कर ली। कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं, ये वो हैबिट्स होती हैं जो बहुत ही मुश्किल होती है कंट्रोल करना। जैसे छोटे छोटे बच्चे, अब उन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है कि कंपल्सिव हैबिट्स मतलब क्या, जैसे कि लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, लाइक द हैबिट ऑफ चिल्ड्रन। रिचुअल्स यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं बोला है ना, बच्चों की आदत होती है। क्या आदत होती है, जब वो घर आते हैं ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल जाते हुए भी, स्कूल से घर आते हुए भी, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। मान लो कि भाई एक बच्चा घर आ रहा है और उस रास्ते में एक ऐसा पाथ है जिसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो छोटे बच्चे नहीं करते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिया है मैक्सवेल ने, वो ये दिया है कि बच्चे ट्राई करते हैं कि वो सीधा जो जंप करें वो सेंटर वाले में ही करें। तो इस तरह की हैबिट्स। देन मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। अब मान लो यहाँ कोई रेलिंग्स है आयरन की, तो उसमें भी बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हम अगले, जैसे इसको टच किया, इसके बाद इसको टच करना है, फिर इसके बाद अगले को टच करना है। तो इस तरह से ये सब चीजों को बोला गया कंपल्सिव हैबिट्स, ओके। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। और मान लो कोई लैम्प पोस्ट लगा हुआ है, कोई लैम्प पोस्ट है, तो कभी इसके अंदर जाना तो कभी इससे बाहर निकलना, इसके अंदर जाना इससे बाहर निकलना। तो इस तरह के जो कंटिन्यूअस एक्शन बच्चे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिचबिल ने भी कुछ एक्शंस डेवलप कर ली थी। Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. अब जहां मैक्सवेल का फ्लैट था उसके सामने एक स्कूल था, ठीक है। अब स्कूल कैसा था, सिंगल स्टोरीड, ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर एक और 2-4 बिल्डिंग्स थी जैसे आजकल एकदम मस्त प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वैसी लग्जूरियस बिल्डिंग नहीं थी, सिंगल स्टोरीड की भाई, सिंगल फ्लोर, ठीक है, सिंगल फ्लोर का वो प्राइमरी स्कूल था। और इसके सामने की तरफ, अगर मैं कहूं कि इसके सामने की तरफ देयर वाज अ बिग वॉल, ठीक है, एक वॉल थी बड़ी सी। अब यहां पर देखो वो क्या करता था मिचबिल, ऑन हिज वे होम, घर आते हुए, ऐसा नहीं है कि जब बाहर जा रहे हैं घूमने तब वो करता था, नहीं, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, बाहर जाते हुए नहीं, घर आते हुए, मिच वुड टग मी टू दिस वॉल। टग मी का क्या मतलब होता है, पुल हार्ड, बहुत अचानक से वो मुझे वॉल की तरफ खींचता था, जंप ऑन टू इट, इस पर जंप करता था, एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, मतलब भाग भाग कर इस पूरे वॉल की लेंथ जो कि अराउंड 30 यार्ड्स थी इसको कवर करता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। प्यूपल्स हो गए स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे होते थे, उन बच्चों को भी, और इनफैक्ट जो पढ़ा रहे थे वो स्टाफ को भी डिस्टर्ब करता था, डिस्ट्रैक्ट करता था। डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब आप किसी चीज को देखकर, मान लो अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, समवन एंटर्स हियर, और मैं सडनली कुछ यहाँ पर रुक जाती हूँ, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इधर उधर भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी, तो बिल्कुल वैसा ही मिचबिल को देखकर हो जाता था वहां के स्टाफ और स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शन। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. अब यहाँ पर मैक्सवेल फर्दर हमारे साथ शेयर करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं था कि लंदन में जो लोग रह रहे हैं, लंडनर्स किसे बोला, लंडनर, जो लंदन में लोग रह रहे हैं उनको पता नहीं था कि ऑटर है भी नहीं, या क्या ऑटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन जिस तरह के गेसेस वो दे रहे थे
ठीक है, कि भाई ये किस टाइप का एनिमल है, इससे मैं बड़ा सरप्राइज होता था, बड़ा हैरान होता था। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स, ठीक है, शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink एंड अदर्स। तो ऑटर जिस कैटेगरी में आते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी थी, मस्टलिन्स की, ठीक है, जिसमें और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। आप यहाँ पर उनकी पिक्चर देख सकते हो। एंड इन फैक्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एनिमल कौन सा है, विच वन इज बीवर, which one is mongoose, which one is stoat, थोड़ा जीके बढ़ जाएगा। I faced a continuous barrage of conjectural questions। अब यहां पर देखो लगातार ना मैक्सवेल को क्या झेलना पड़ता था, कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लगातार एक के बाद एक सवालों की, गेसेस की बरसात उनके सर पर होती थी। कंटिन्यूअस उनको क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि भाई दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, कि भाई वो बाकी सब स्पीशीज का नाम ले लेते थे बिल्कुल सही सही कि भैया ये एक बीवर हो सकता है, ये एक मोंगूज हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑटर नहीं बोलता था, ठीक है। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, देखो किस तरह से फ्रेम किया गया है सेंटेंस, बट द ऑटर। सो बट द ऑटर का यहाँ पर मतलब ये है कि ऑटर को छोड़कर वो हर कोई नाम लेते थे। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल, और रैंडम, बहुत रैंडम बोलते थे कि पक्का बेबी सील है ये, सील, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है ना सेम टू सेम, तो उनकी बात भी गलत नहीं थी। और या तो फिर ये एक स्क्विरल हो सकता है। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, एक दिन तो वॉलरस ही बोल दिया, वॉलरस इज अनदर एनिमल। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, गिगल्स इज हंसना, ठीक है, हल्के हल्का ऐसे करके हंसना, दिस इज कॉल्ड गिगल्स। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, एक डॉग शो के बाहर तो भाई लोग बोलने लगे ये हिप्पो है। अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, लेपर्ड तक बोल दिया इसको, लेपर्ड वो भी कैसा वाला, वन apparently that had changed its spots, ऐसा लेपर्ड जिसके स्पॉट्स चले गए हैं, बिना स्पॉट्स वाला लेपर्ड। एंड अ ब्रोंटोसोर which was anything but an otter, हर तरह के नाम दे दिए जितने दुनिया में एनिमल्स हो सकते थे, except for an otter, except an otter, एक ऑटर कोई नहीं बोल पा रहा था, किसी को नहीं पता चल रहा था कि ये एक ऑटर है। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। लेकिन सबसे फनी, जिसको मैं सबसे ज्यादा रैंक दूंगा ना, हाईएस्ट रैंक जिस कमेंट के लिए, वो कमेंट मुझे कहाँ से आया, वो एक लेबरर से आया, एक कोई काम कर रहा था बंदा, ठीक है, जो एक होल को डिग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था स्ट्रीट में, गली में, उससे एक कमेंट आता है। क्या कमेंट आता है, I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare। अभी मैं थोड़ा दूर ही था जब उसने अपना टूल छोड़ा, क्योंकि उसको समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या एनिमल है, ठीक है। ही पुट हिज हैंड ऑन द हिप्स, ठीक है, पीछे अपने ऐसे हैंड्स रखे, एंड बिगैन टू स्टेयर, ऐसे घूरने लगा वो। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes। अब मैं उसके सामने सामने गया, ठीक है, जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, उसके एक्सप्रेशन जो थे वो बदलते ही जा रहे थे, वो और सरप्राइज्ड फील कर रहा था। एज दो ही वुड हैव मी नो, एज इफ वो मुझे बताना चाह रहा है कि भाई कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके सामने आया, अब्रेस्ट ऑफ हिम का मतलब आमने सामने, मैं उसके सामने खड़ा हो गया, फेस टू फेस। ही स्पैट, स्पैट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पिट, ठीक है, स्पिट इज द वर्ड, ओके। सो पहले तो उसने स्पिट किया, ग्लेयर्ड मतलब गुस्से से देखा बिल्कुल, एंड देन ग्राउल्ड आउट, और फिर गुस्से से बोला, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी, ये क्या है भाई, ये क्या भला है। तो आप ये समझ सकते हो कि अभी तक तो थ्रू आउट मिजबिल को एनिमल एटलीस्ट कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन इस लेबरर के कमेंट से तो लग रहा था कि भाई शायद उसको समझ ही नहीं आया कि ये कोई एनिमल भी है या नहीं है। तो सबसे टॉप रैंक मैक्सवेल ने इस कमेंट को दिया कि यार ये क्या है, ये है क्या एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। और बहुत ही गुस्से में उसने ये कमेंट दिया था। सो दिस वाज द चैप्टर जहां पर मैक्सवेल ने अपने पेट मिजबिल के बारे में हमें बताया है, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। नाउ विल मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? Important one, ठीक है, कि भाई मैक्सवेल ने इतनी तारीफ क्यों करी किसकी, एयर होस्टेस की। व्हाट वाज द रीजन,
अब देखो रीजन भी था भाई, इतने शांति से पीसफुली इतने प्यार से कौन ही सुनता है आजकल किसी की। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के हिसाब से द एयर होस्टेस वाज ट्रूली एक्सेप्शनल, अमेजिंग, आप अमेजिंग लिख सकते हो, शी वाज एक्चुअली अमेजिंग। नहीं तो देखो इनिशियली तो कितनी डांट सुननी पड़ी थी, ऑल दी ऑफिशियल्स दे गॉट इन्फ्यूरिएटेड, एंग्री हो गए थे, लेकिन लेकिन दिस एयर होस्टेस वॉज समथिंग डिफरेंट, उसने बहुत ही प्यार से हैंडल किया, बिकॉज शी डिस्प्लेड रिमार्केबल एम्पथी, बहुत अच्छे से। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होता है जब आप किसी की फीलिंग्स को जेन्युइनली उसकी जगह पर रहकर सोच सकते हो, तो बहुत अच्छे से वो सिचुएशन समझ पाई थी। व्हेन शी हर्ड मैक्सवेल सिचुएशन, जब उसने मैक्सवेल की सिचुएशन को सुना, शी ग्रास्प्ड हिज इमोशंस, उसने बेसिकली एयर होस्टेस ने उनके इमोशंस को समझ लिया, पकड़ लिया, एंड काइंडली अलाउड हिम टू टेक द ऑटर आउट ऑफ इट्स कंटेनर एंड कीप इट ऑन हिज लैप, और बहुत प्यार से उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप उसको उस बॉक्स से निकाल लो, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू राइट कंटेनर, यू कैन सिंपली राइट इट्स बॉक्स, और अपनी लैप पर आप उसे रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसे अलाउ नहीं करता है, बट शी डिड, ओके। तो यहां से ये कमेंट दिया किसने? मैक्सवेल ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what compulsive habits like children did Mitchell develop during walks in the London streets? कौन सी compulsive habits develop की थी किसने? मिचबिल ने, जब वो गलियों में घूम रहा था। तो यहाँ पे देखो कौन सी वाली की थी? ड्यूरिंग द स्ट्रोल्स, स्ट्रोल्स मतलब होता है कैजुअल वॉक, जब आप नॉर्मली खा पी कर भी कई बार घूमने बाहर जाते हो, उसको भी हम स्ट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसको स्ट्रोल बोला है। अगर आपको स्ट्रोल वर्ड याद नहीं रहता है, आप नॉर्मली वॉक लिख सकते हो। Through the streets of London, Midge began to pick up certain habitual behaviors, much like children often do. Right? Behaviors में please add a you here. Okay? ये टाइप्ड है तो कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है, सो add you here. Now, अब अपने कैजुअल वॉक्स के दौरान जब स्ट्रीट्स में, लंदन की स्ट्रीट्स में मिज जो है छोटी छोटी हैबिचुअल बिहेवियर्स को पकड़ने लगा जो बच्चे करते थे, ठीक है। क्या क्या थे देखो? Children would frequently touch every other lamppost as they passed by. As for Mitchell, he had a tendency to leap onto the low wall of a primary school. अब जैसे बच्चे क्या करते थे कि भाई लैम्प पोस्ट को टच करा किसी ना किसी, एवरी अदर मतलब हर दूसरी लैम्प पोस्ट को टच करते थे, लेकिन मिचबिल ने क्या करा, इसी को बिल्कुल मॉडिफाइड वर्जन, मिचबिल क्या करता था, वो वहां प्राइमरी स्कूल के जो वॉल थी, लो वॉल थी, उसको उस पर जंप किया। टू लीप का मतलब होता है टू जंप, ठीक है, ओके। This action not only drew the attention of both students and staff, causing a distraction. अब इस एक्शन ने सिर्फ स्टूडेंट्स और स्टाफ का ध्यान ही नहीं खींचा, बल्कि डिस्ट्रैक्शन भी कॉज किया, राइट। तो जो हम लोग ये चिल्ड्रन वाला एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, आप दूसरा भी ले सकते हो, राइट। एंड देन आप लिखोगे कि कैसे बिल्कुल उसी तरह से मिचबिल ने भी कुछ ऐसा ही कंपल्सिव हैबिट डेवलप की। वो रोज ही उस वॉल पर चढ़ता था और 30 यार्ड्स के चक्कर लगाता था, कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट्स या अमंग पीपल्स एंड अमंग pupils and the staff, not peoples, pupils, okay. Describe the relationship between the author and Maxwell in your own words. आपको मैक्सवेल और किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करना है? दी ऑटर के बीच में। तो देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थ्रू आउट तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन में अपना कैसे प्रेजेंट करोगे? मैक्सवेल को आप दिखाओगे किस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने ऑटर का ध्यान दिया, ठीक है, और ऑटर कैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह थ्रू आउट शैतानी कर रहे थे, बट देन Maxwell and the author had a wonderful friendship. आंसर ऐसे स्टार्ट करोगे, they had an amazing friendship, आप amazing लिख लो, ठीक है। इस तरह से आप जो वर्ड्स लिखना चाहते हो। He treated Mitchell like his own child, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह वो ट्रीट करते थे और उसको देख रेख करते थे। He gave Mitchell lots of toys like marbles, rubber bands, rubber fruits and a turtle shell, terrapin shell, right, to play with. Maxwell paid attention to Mitchell's habits. Maxwell जो उसकी habits पर attention उसको observe करते थे, attention देते थे, उसकी personality को देखते थे। At first, Mitchell was a little shy. Initially तो देखो Mitchell कितना shy था, ना तो वो hostile था, ना तो वो friendly था, but he soon became very friendly. पर धीरे धीरे वो friendly होना शुरू हुआ।
Maxwell encouraged him to do whatever made him happy and took him out for exercise every day. अब मैक्सवेल के सारे एक्शन, सारे जेस्चर्स ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं दैट ही डिड एवरीथिंग टू मेक हिज पेट हैप्पी. वो चाहता तो ऑटर को वहीं छोड़कर खुद लंदन आ सकता था, बट देन लास्ट मोमेंट तक ही ट्राइड हेल्पिंग हिम, मेड श्योर कि भाई कुछ भी और ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो जिससे probably मिजबिल को प्रॉब्लम आए. So he did his best. One day he saw blood on the box that मिजबिल came in and it frightened him. ये वाला इंसिडेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, एक दिन जब मिजबिल को देखा पूरा spattered with blood, but when मिजबिल came out of the box he was full of energy, jumping around and then sat quietly on Maxwell's lap. They had a special bond. ठीक है, यू कैन शॉर्टन इट टू योर कन्वीनियंस. आप उसको छोटा कर लो और अपने आंसर को इस तरह से फ्रेम कर सकते हो. तो बेसिकली आपको हर वो मोमेंट लिखना है. अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो आप इसमें फर्दर इंक्लूड कर सकते हो हर वो मोमेंट, हर वो इंसिडेंट जहां पर मैक्सवेल की तरफ से मिजबिल के लिए कंसर्न रेज हुआ है एंड देन मिजबिल ने भी वो सेम लव रेसिप्रोकेट किया है. Midgeville caused a sensation in London. Expound with reference to the chapter Midgeville the Author. अब मिजबिल ने पूरे लंदन में एक सेंसेशन मचा दिया था, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे दिया था सबके लिए. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू मिजबिल द ऑटर इस चैप्टर से. तो देखो कुछ ही तो लिमिटेड इंसिडेंट्स हैं, आपको बस उन्हीं चीजों पर क्वेश्चंस फ्रेम, आंसर्स फ्रेम करने हैं. तो इसमें देखो क्या सेंसेशन क्रिएट किया कि भाई वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि ऑटर इज एन एनिमल, राइट. तो सभी लोग गेस कर रहे थे, उनके लिए क्यूरियस एलिमेंट हो गया था. While walking with the otter, Midgeville on the streets of London, the narrator encountered numerous curious onlookers. Onlookers कौन होते हैं? Passers by. जो अब जैसे कई बार आप रोड पे चलते तो इधर उधर से आपको देख रहे होते हैं लोग चलते फिरते जो मिल जाते हैं. तो जब लंदन की स्ट्रीट्स में मिजबिल को वॉक पर ले जाया जाता था, नरेटर को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती थी. बहुत सारे पासर्स बाय, उनकी नजरें बड़ा मिजबिल को देखती रहती थी. दे वर ईगर टू नो कि भैया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर है क्या, ये अमेजिंग सी चीज क्या है ये. पीपल वर क्वाइट एंशियस, लोग बड़े वरिड रहते थे, वो जानना चाहते थे, एक्साइटेड रहते थे कि भाई ये कौन सी ब्रीड है, ठीक है, टाइप क्या है इस यूनिक एनिमल का. जैसे आप लोग डॉग लवर्स जो होते हैं, पेट लवर्स, वो हमेशा कितने इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओके ये इस ब्रीड का है, ये इस ब्रीड का है, राइट. सम ऑफ देम मेड रादर पेक्यूलियर गेसेस. पेक्यूलियर क्या होता है? स्ट्रेंज. इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इतने अमेजिंग से, वियर्ड से, स्ट्रेंज और यू कैन ऑल्सो राइट वियर्ड गेसेस, बहुत ही वियर्ड गेसेस दिए. किसी ने डॉग समझा, किसी ने हिप्पो समझा, किसी ने सील समझा, इनफैक्ट किसी ने तो एक बीवर भी समझ लिया. और जितने सारे नाम एनिमल्स के चैप्टर में दिए आप वो सब मेंशन कर सकते हो. लेपर्ड, अ बेबी कब, अ स्क्विरल एंड सो ऑन. द पीपल इन लंदन वर जेन्युइनली एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब क्या है? अमेज्ड. एक्चुअली में लंदन के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे इस तरह का अनयूजुअल और रेयर पेट देखकर. It's safe to say that Midgeville created quite a sensation in the city of London. तो भाई कह सकते हो सच में कि भाई सेंसेशन फैला के रख दी थी लंदन में. किसने? मिजबिल ने, राइट. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी. तो अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके बाद फर्दर लाइव सेशंस वगैरह में विल डू मोर क्वेश्चंस, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ पर जो हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं ये आपके मेजर पार्ट को कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से आप फर्दर अपने आंसर्स बना सकते हो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय एवरीवन.